हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद और इस वीडियो में हम लोग करेंगे हमेशा की तरह 125 प्रश्न, जिसमें हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और संस्कृत साहित्य के प्रश्न होंगे जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी भर्ती के लिए काफ़ी कारगर आपको साबित होने वाला है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि आप कई लोग पूछते हैं कि कंटिन्यू क्लास क्यों नहीं आ रही है। यूट्यूब पे क्लास लेने का मतलब थोड़ा तामझाम है, जैसे काफ़ी इसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं। थंबनेल बनाइए, डिस्क्रिप्शन भरिए और इसमें अपलोड करिए, तमाम झाम ताम है। इससे बचने के लिए आप अगर कंटिन्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो नाथ स्टडी के एप्लीकेशन पर जाइए और वहाँ पर देखिए। आप वहाँ पे क्या फ़ायदे पाएंगे? एक तो रेगुलर 125 प्रश्नों वाली श्रृंखला पाएंगे आप। दूसरा, यूट्यूब का जो आप प्रचार देखते हैं, ऐड देखते हैं, उससे बच पाएंगे, ठीक है। और कंटिन्यूटी आपको मिल पाएगी वहाँ पे। तो एग्ज़ाम तक आप चाहते हैं कि 125 प्रश्नों का 125 सेट करें हम और आसानी से साफ सुथरा, तो आप एप्लीकेशन पर जाइए। इसके आगे मैं नहीं कुछ बोलूँगा। और यूट्यूब पे थोड़ा क्लास लेना थोड़ा मेरे लिए थोड़ा समस्या करता है। क्यों? क्योंकि मैं जॉब में हूँ ऑलरेडी और यहाँ पे काम करने में समय कम निकाल मिलता है, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे जाइए, आप रेगुलर आप क्लास देख पाएंगे, ठीक है। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के लिए। पहला प्रश्न देखिए, अ डिक्शनरी ऑफ हिंदी एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? चार विकल्प हमेशा की तरह आपके सामने रहेंगे। अ डिक्शनरी ऑफ हिंदी एंड हिंदुस्तानी के लेखक की बात कर रहा है। तो इसके लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। मैं बता दूं कौन है। जॉन गिलक्राइस्ट हैं। इनका पूरा नाम है जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट। जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट, ठीक है। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया इनको। और डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी जो है ये 1787 में लिखा गया। 1787 में इसकी रचना हुई। इनकी एक और प्रमुख रचना है हिंदुस्तानी ग्रामर, ठीक है। आप OMR भी रख लीजिए। वहाँ पे आइए, आपको खूब अच्छे से समझाऊंगा कैसे करना है, पूरा मेहनत के साथ, ठीक है। OMR रख लीजिए, मेरे साथ करते हुए चलिए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई हेजिटेशन न हो। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मैं बता दूं, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है ये 1952 में लिखित है। कब है? 1952 में। और यहाँ पे लिखा भी है, एक इतिहास ग्रंथ है ये, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए। और ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 1952 में इनकी एक और रचना मिलेगी आपको जो बहुत महत्वपूर्ण है, उद्भव और विकास, ठीक है। उद्भव और विकास के नाम से मिलेगी। और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में इन्होंने लिखा, ठीक है। हिंदी हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है। मैं लिखूंगा कम क्योंकि आपका समय ज़्यादा जाने लगेगा इससे। 1940 में इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य की भूमिका। अगले प्रश्न पे, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का आरंभ किस कवि से माना है? काफ़ी विवादास्पद एक क्वेश्चन है कि रीतकाल के आरंभ को लेकर। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है, तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है उन्होंने किसको माना है। तो माना है चिंतामणि त्रिपाठी को। चिंतामणि त्रिपाठी को। ये चार भाई थे। एक चिंतामणि त्रिपाठी खुद हो गए, भूषण, मतीराम और जटाशंकर त्रिपाठी थे, ठीक है। इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, ये सारी रचनाएं हैं इनकी, ठीक है। और ये रीतकाल के कवि हैं, रसवादी आचार्य माने जाते हैं ये। चलिए, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, डोलन कवित किन्हों, डोलन कवित, यहाँ पे लोगन कवित किन्हों खेल करी जान्यो है। इसको नीचे रखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। और ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो सबसे पहले ये जान लो, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित किन्हों खेल करी जान्यो है। ये ठाकुर की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? ठाकुर की पंक्ति है। ये मुक्त काल के रीति मुक्त कवि हैं, ठीक है। और रिक्तकालीन तो हो ही गए, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने इनको सच्ची उमंग का कवि कहा।
इनको क्या कहा जाता है? सच्ची उमंग का कवि। और किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रीतमुक्त कवि नहीं है? रीतमुक्त कवि कौन नहीं है? घनानंद, बोधा, आलम या बिहारी? अगर आप चारों नहीं जानते हैं लेकिन एक आपको याद रखना ही रखना है, वो किसका है? बिहारी का। बिहारी रीतमुक्त नहीं है। क्या है? बिहारी रीत सिद्ध हैं। बिहारी रीत सिद्ध परंपरा के कवि हैं। ठीक है। इनकी एक रचना सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, आप जानते हैं, बिहारी सतसई, 719 दोहे हैं इसमें। ठीक है। नीति एवं श्रृंगार के दोहे इसमें संग्रहित हैं। बाकी अगर रीत मुक्त की बात करें तो देखिए, घनानंद, बोधा, आलम तो है ही, और इनके साथ बात करें तो ठाकुर हैं, ठाकुर। और ये चारों जो हैं ये रीत मुक्त कवि हैं। ठीक है, यहीं पे लिख दिया जाए ठाकुर। तो ये घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर रीत मुक्त कवि हैं। ओके। जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? जयचंद प्रकाश जो है ये रचना भट्ट केदार की है। किसकी है? भट्ट केदार की है। विकल्प बी सही है। ऐसे ही जगनिक ने लिखा है परमाल रासो, परमाल रासो। और श्रीधर ने लिखा है रणमल छंद, रणमल छंद। नरपति नाल ने लिखा है विसल देव रासो। ये प्रमुख रचना है इसलिए यहाँ पे लिखे हैं हम। और ये एक चीज़ मैं ध्यान दिलाऊंगा आपको कि ज़्यादा लिखने से बचना है क्योंकि टाइम को भी बचाना है। चलिए, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? निर्भय भीम व्यायोग के लेखक की बात करें हम लोग तो ये पहले तो जान लो, ये एक रूपक ग्रंथ है, रूपक ग्रंथ है जिसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा है। ठीक है। और ये रचना जो है ये रामचंद्र सूरी की रचना है। विकल्प डी सही है। विसल देव रासो की नायिका का नाम बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है। विसल देव नायिका, विसल देव रासो की नायिका का नाम। उसके पहले हम लोग देखते हैं विसल देव रासो कब लिखा गया? 1155 ईस्वी में लिखा गया। और विसल देव रासो किसकी रचना है? ये नरपति नाल की रचना है, नरपति नाल की रचना है, ऊपर आया भी था। और यह 4 खंडों में वीर तथा श्रृंगार रस प्रधान है। 4 खंडों में विभक्त है, वीर और श्रृंगार रस इसमें है। तो राजमती इसकी क्या है? नायिका है। विकल्प डी यहाँ पर सही है। इसमें हिंदी में सर्वप्रथम, देखिए हिंदी में सर्वप्रथम जो 12 मासा ऋतु का वर्णन है और ये इससे विसल देव रासो में ही मिलता है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलन से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? भक्ति आंदोलन विषयक ये पंक्ति है आपकी जॉर्ज ग्रियर्सन की। विकल्प डी यहाँ पे सही है। एक बार और पढ़ते हैं। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। ठीक है। तो ग्रियर्सन की यह पंक्ति है भक्ति आंदोलन विषयक। कहीं कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। सही सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित करना है यहाँ पर। तो अभी जान लीजिए कालक्रम। कबीर का जन्म कब हुआ? कबीर का आप जानते नहीं हैं तो जान लीजिए 1398 में। सूरदास जो हैं ये 1478 हैं। तुलसी की बात करें तो ये हैं 1532। और जायसी की बात करें तो 1492। ठीक है, 1492। तो इनके अनुसार आप लगा लो सबसे पहले कौन आ जाएंगे? कबीर आएंगे 1398, उसके बाद सूर, जायसी, तुलसी। विकल्प बी सही है। क्लियर। चलिए, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की दृष्टि व्यापनी व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक ही सूत्र में बद्ध देखा। यह पंक्ति किसके लिए कहा गया है? उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की दृष्टि सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक ही सूत्र में बद्ध देखा। यह पंक्ति किसके लिए कहा गया है? यह पंक्ति जो है जायसी के बारे में कहा गया है। और पंक्ति किसकी है? ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है।
इनमें से अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि कौन है? अकबर दरबार के नवरत्नों में कौन कौन शामिल है? अगर यहाँ पे पूछ लिया तो और भी पूछ सकता है। क्यों, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो चलिए, यहाँ पे रहीम जो है ना, यहाँ पे रहीम जो है ये अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल है। अब इनके रहीम के बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम अब्दुल अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना है। बरेवे नायिका भेद इनकी एक प्रसिद्ध अवधी भाषा में रचित रचना है, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता साहित्यकार कौन है? ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं हिंदी साहित्य का जन्मदाता, हिंदी साहित्य का जन्मदाता, ठीक है। भारतीय नवोत्थान का प्रतीक इनको कहा जाता है। साकेत में भारत का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिणित होने योग्य ही बन सका, प्रस्तुत कथन किसका है? यह कथन जो है ये किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का, ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। एक बार और पढ़ते हैं। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिणित होने योग्य ही बन सका है, नंद दुलारे वाजपेयी की पंक्ति है। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? आधुनिक युग की गीता किसे कहा गया है? इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। रेणुका है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, सीपी और शंख है, रश्मिलोक है, आत्मा की आंखें है, नीम के पत्ते है, इतिहास के आंसू हैं, ठीक है। ये सारी रचनाएं किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। और यहाँ पे जो आधुनिक युग की गीता कहा गया है वो किसे कहा गया है? कुरुक्षेत्र को, ठीक है, कुरुक्षेत्र को कहा गया है। विकल्प सी सही है। मार्क्सवादी चिंतन के प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित कौन सी प्रमुख साहित्य परंपरा है? तो वो है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद है जो मार्क्सवादी चिंतन से ज़्यादा प्रभावित है, ठीक है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जान लीजिए 1935 में हुई थी, E.M. फोस्टर ने की थी। अनेकवाद के प्रवर्तक कवि थे। अनेक हम पढ़ रहे हैं, नकेन है, अनेक कोई नहीं है, ठीक है। नकेनवाद के प्रवर्तक कवि कौन थे? एक चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा, देखिए, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। यहाँ पे चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। नलिन विलोचन शर्मा ये तो हैं, केसरी कुमार हैं, नरेश हैं। इसके आगे और कुछ मत ऐड करिएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि नाम लूँगा तो आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा, ठीक है। ये सिंगल शब्द है, ये आपको बार बार कन्फ्यूज करेगा अगर आप ध्यान में नहीं दिए हैं अभी तक तो, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, नरेश सिंगल है, क्लियर। इनके नामों के प्रथम अक्षर से, जैसे न हो गया और केसरी के हो गया और फिर न आ गया नरेश का, ठीक है। तो नकेनवाद ऐसे नाम पड़ गया। चलिए, नई कविता के विषय में असत्य कथन कौन सा है? असत्य को सबसे पहले मार्क करेंगे। नई कविता के बारे में या किसी के बारे में प्रश्न जब आए तो यहाँ पे असत्य नहीं ऐसे शब्द को मार्क करेंगे। अब देखिए, इसमें असत्य कथन की बात कर रहा है, इससे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई। इससे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई नई कविता से, बिल्कुल सही लग रहा है। और इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, बिल्कुल सही, आस्था दिखाई पड़ती है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं, ये भी सही है। यह कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। यह कविता जो है नई कविता के विषय में सही नहीं है, मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र नहीं है। अच्छा, एक चीज और, तो विकल्प डी यहाँ पर सही है। नई कविता का जो शुभारंभ है 1954 में हुआ और जगदीश गुप्त हैं, इनके द्वारा संपादन किया गया था। किसका? नई कविता का, ठीक है, इन्हीं के संपादन से माना जाता है। चलिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? देखिए, फिर यहाँ पे नहीं आ गया, नहीं को आप मार्क करेंगे तो ये चीज है तत्सम,
तत्सम। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसानल्लाह खां ने अपनी भाषा को तत्सम के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। ठीक है ना। इंसानल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। वो कौन कौन थे 3? तो अगर मैं बताऊं तो बाहर की बोली, अरबी जो बाहर की बोली थी, और फारसी जो हिंदी अपना ली उसको यूज करते थे, लेकिन जो बाहर की थी उससे बचने की कोशिश करते थे, और फारसी, उसके बाद एक आ गया तुर्की। ठीक है। ये इन तीनों से मुक्त शब्दों से मुक्त रखने की कोशिश करते थे। कौन? इंसानल्लाह खां। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे तत्सम दिया था। यहाँ पे तत्सम जो है ये सीधे तौर पे यहाँ पे कहा है। ठीक है। बाहर की बोली, गंवारी और भाकापन, ये उन्होंने यूज किया हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? कौन? आचार्य शुक्ल की बात करें तो वो है भारतेंदु कृत है, और उसका नाम है वैदेही हिंसा हिंसा न भवत। विकल्प सी यहाँ पर सही है। भारतेंदु द्वारा रचित वैदेकी हिंसा हिंसा न भवति को पहला मौलिक नाटक मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे राक्षस, सिंहरण, एनीसाइक्रिटीज, ये क्या इनकी बात होगी? नहीं, वरुरुचि। अब यहाँ पे मान लीजिए चाणक्य, कॉमन सेंस लगाकर भी इसका उत्तर आप दे सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। तो वरुरुचि इसके सही आंसर है। ठीक है। विकल्प डी। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक की बात करें तो गोपाल राम गहमरी हैं। कौन है? गोपाल राम गहमरी। विकल्प बी यहाँ पर सही है। इनके और भी उपन्यास हैं, जैसे अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, जासूस की भूल। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं, यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? इसको पढ़ेंगे ना गोदान उपन्यास तो मज़ा आ जाएगा, यकीन मानिए पूरी जीवन याद करेंगे इसको, और कदम कदम पे हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका कहीं ना कहीं कथानक आपके जीवन में यूज होने लायक या मिलता जुलता मिलेगा। ठीक है। तो बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं, ये होरी की पत्नी जुंगिया जो होती है उसका कथन है। ठीक है। इस गोदान उपन्यास की नायिका होती है धनिया। ठीक है, धनिया है। विकल्प ए यहाँ पर सही है। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक प्रभाकर माचवे हैं। कौन है? प्रभाकर माचवे। परंतु क्षमा साँचा इनकी और रचना है। तो 30, 40, 50 के लेखक प्रभाकर माचवे हैं, परंतु क्षमा साँचा याद रखिएगा। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? डायरी के नीरस पृष्ठ की अगर हम लोग बात करें तो ये इलाचंद जोशी की है। विकल्प बी सही है। ठीक है। धूप रेखा इनका एक याद रखिएगा। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी है? इलाचंद जोशी की है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, असत्य को पहले मार्क करिए। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा, बिल्कुल सही है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई। तो दुलाई वाली जो रचना है ये है लिखी गई बंग महिला द्वारा। किसके द्वारा? अच्छा, दूसरी जगह लिखते हैं। दुलाई वाली ये बंग महिला द्वारा लिखी गई। बंग महिला का पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। 11 और ये लिखा गया 1907 ईस्वी में। ठीक है। 11 वर्ष का समय ये कहानी लिखा गया 1903 में। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है। तो दूसरा वाला भी सही है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 में प्रकाशित हुई थी। तीसरा भी सही है। और रक्षाबंधन कहानी हरि कृष्ण प्रेमी ने लिखी है। बात यहीं पे अटक जाती है।
जो रक्षाबंधन है ये जो हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखा है, ये कहानी नहीं है, ये नाटक कविता का है। ठीक है, जो हरिकृष्ण प्रेमी ने रक्षाबंधन लिखा है वो नाटक है, न कि कहानी। इसलिए विकल्प डी वाला जो था ये गलत हो गया था, असत्य कथन था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है? मुखौटा किसका कहानी संग्रह है? ममता कालिया का है। विकल्प सी सही है। संस्कृत के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया, किस रूप में? नवोत्थान कवि के रूप में। विकल्प बी सही है, नवोत्थान कवि के रूप में। अच्छा, तो ये दिनकर की रचना थी, ये ध्यान रहे। निम्नलिखित में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? नहीं वाले को मार्क करिएगा। बाबू गुलाब राय का इनमें से कौन सा निबंध नहीं है? ठीक है, तो चाबुक निबंध है जो है बाबू गुलाब राय का न होकर के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। क्लियर? तो पहला हो गया। उसके बाद पशु पक्षी, मेरे मानसिक उपादान प्रभाकर, प्रकाश प्रभाकर, ये बाबू गुलाब राय के निबंध हैं। ठकुआ क्लब इनका और याद रखिएगा, गुलाब राय का। मेरी असफलताएं भी है, मेरा मकान है, ठकुआ क्लब याद रखिएगा। निम्नलिखित समीक्षकों में एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं। मार्क्सवादी समीक्षक इनमें से कौन से हैं? तो सीधा मैं बात करूंगा, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जो हैं एक समीक्षक, मार्क्सवादी समीक्षक हैं। इन्होंने बहुत समीक्षा की है, जैसे प्रेमचंद पे किया, भारतेंदु युग पे किया, निराला, प्रगति और परंपरा पे किया, साहित्य और संस्कृत नाम से एक किया। और यहाँ पे है प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके प्रति है? यह कथन किसके प्रति है? तो मैं आंसर बता दूं आसानी से, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मैं इतना स्पीड में करा रहा हूँ, हो सकता है प्रश्न और आंसर के बीच में उतना समय न मिले कि आप OMR पे मार्क कर सकें, लेकिन आपको अपनी स्पीड उतनी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको बढ़ानी पड़ेगी, तो ये आपकी समस्या है। अन्या से अनन्या, इनमें किसकी आत्मकथा है? अन्या से अनन्या जो है ये आत्मकथा है प्रभा खेतान का। किसका है? प्रभा खेतान का। और एक सबसे बढ़िया बात यह है कि इसको याद रखिएगा, ये क्या है? अन्या से अनन्या तक आत्मकथा है, वो किसका है? प्रभा खेतान का। मन्नू भंडारी की आत्मकथा है, मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। ये कहानी यह भी किसकी है? मन्नू भंडारी की है। और क्या है? ये आत्मकथा है। पहला ही विकल्प सही हो गया। अच्छा, इसकी रचना जो है 2007 में हुई थी। ठीक है, मन्नू भंडारी ने की थी। पिंजरे की मैना, ये हैं चंद्र किरण सोनरेक्सा। और ये भी क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, और इसकी रचना कब हुई? तो 2008 में हुई। ठीक है, अन्या से अनन्या तक अभी जस्ट ऊपर आप लोगों ने पढ़ा, 2007 में लिखित है और प्रभा खेतान का है। क्या है? आत्मकथा। ठीक है, हादसे जो है 2005 में लिखा गया रमणिका गुप्ता के द्वारा, और उपन्यास आत्मकथा है। ठीक है, तो ये चारों रहे। चलिए, ज्ञानचंद जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवन किससे संबंधित है? ये कथा शेष शीर्षक जो है शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? जीवनी है जो, ये ध्यान रहे। तो ये जीवनी जो है अमृतलाल नागर से संबंधित है। विकल्प बी सही है। क्लियर? और जो ज्ञानचंद हैं, ज्ञानचंद जैन, ये उर्दू के विख्यात रचनाकार हैं। ठीक है, उर्दू के साहित्यकार हैं। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवनी जो लिखी है वो किस जीवनी, पहले तो जान लो, भारतेंदु हरिश्चंद्र
शीर्षक पर जीवनी लिखा गया है जो 1948 में है। और किसने लिखा? ब्रज रत्न दास ने लिखा। विकल्प डी यहाँ पर सही है। बाबू राधा कृष्ण दास ने 1904 ईस्वी में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवनी लिखा। किसने? बाबू राधा कृष्ण दास ने। इन्होंने लिखा 1904 में। क्या नाम से? बाबू भारतेंदु बाबू, रुकिए, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। क्लियर? अच्छा, और यहाँ पे एक नाम और है जो शिवनंदन सहाय। शिवनंदन सहाय, अच्छा, दो नाम यहाँ पे दिया है, शिवनंदन सहाय, शिव पूजन सहाय। तो शिवनंदन सहाय ने जो लिखा है 1905 में लिखा है हरिश्चंद्र नाम से, हरिश्चंद्र नाम से लिखा है। ठीक है, तो देखिए एक प्रश्न में कितने आपके प्रश्न तैयार हो गए। तो पहले तो बता दे रहे हैं हम। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवनी है, ठीक है, किसने लिखी? ब्रजरत्न दास ने। ठीक है, दो प्रश्न। राधा कृष्ण दास ने जीवनी लिखी है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, 1904 में लिखी है। शिवनंदन सहाय ने जीवनी लिखी है हरिश्चंद्र नाम से, 1905 में लिखी है। और किसकी जीवनी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो ऐसे आप चाहते हैं 125 प्रश्न का रोज रोज प्रैक्टिस करना, मस्त क्वेश्चनों का, बढ़िया क्वेश्चनों का, और मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट आए हैं उन सभी का करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे हमको थोड़ा सा मोटिवेट करिए। और यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा समय जाया जाता है, बता दें हम। ठीक है, हमको इसके पीछे बहुत काम करना पड़ता है, इसलिए हम कह रहे हैं आपको एप्लीकेशन पे जाइए। वहाँ पे प्रचार नहीं पाएंगे आप, ठीक है, ऐड नहीं पाएंगे, रील स्क्रॉल करने के लिए नहीं पाएंगे, क्योंकि आप वीडियो देखते हुए चले जाएंगे रील स्क्रॉल करने, या कोई फिर नोटिफिकेशन आ गया तो वहाँ पे आप रील स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे, आपका घंटों बीत जाएगा। तो समय बचाने के लिए आपको मैं कह रहा हूँ कि आप एप्लीकेशन पर जाइए, एप्लीकेशन पर जाइए, वीडियो को डाउनलोड करिए, या मैं जब लाइव रहूँगा तो आप लाइव में रहिए, और वीडियो को डाउनलोड करिए, मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालिए और ऑफलाइन वीडियो को देखिए। क्लियर? चलिए, सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? सन 42 के संस्मरण, ये रचना है श्री राम शर्मा की। किसकी रचना है? श्री राम शर्मा की संस्मरणात्मक रचना है ये, सन 42 के संस्मरण। ठीक है, शिकार भी इनकी एक रचना है, याद रखिएगा। ठीक है, श्री राम शर्मा का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, शिकार भूलिएगा मत, एक ही बताऊंगा। और भी है, जैसे जंगल के जीव है, वे जीते कैसे हैं, प्राणों का सौदा है, लेकिन यहाँ पे आप एक ही याद रखिएगा, श्री राम शर्मा बराबर शिकार। सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है? सभा की सभ्यता जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है भाई साहब? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा है। नीलकंठ की विधा क्या है? तो सबसे पहले जान लो, नीलकंठ जो है ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? महादेवी वर्मा द्वारा। और यह विधा है रेखा चित्र। क्या है? रेखा चित्र है इसकी विधा। पीयूष प्रवाह में संकलित गौरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का क्या नाम रखा गया? जो पीयूष प्रवाह में संकलित गौरा नामक रेखा चित्र, गौरा जो नामक रेखा चित्र है उसके अनुसार बछड़े का नाम क्या रखा गया? तो नागमणि रखा गया था। क्या नाम? नागमणि, रुकिए, नागमणि नहीं है, लालमणि है, सॉरी, लालमणि रखा गया था। ठीक है, पीयूष प्रवाह में संकलित गौरा नामक रेखा चित्र के अनुसार लालमणि रखा गया था। महादेवी वर्मा की रचना है एक, तो ये जान लो, महादेवी वर्मा की क्या है? गौरा। ठीक है, तो लालमणि की कौन है? बछड़ा है। हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया? व्यंग को विधा का दर्जा किसने दिलवाया? हरिशंकर परसाई ने। हरिशंकर परसाई ने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया। ये खुद हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं व्यंग्यकार थे। ठीक है, ठेले पर हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठेले पर हिमालय, तो सबसे पहले ये जान लो, ठेले पर हिमालय रचना किसकी है? तो ये धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, धर्मवीर भारती की रचना है। और कौसानी क्षेत्र का इसमें सुंदर वर्णन है।
चलिए इसमें आगे देखते हैं। इनमें धर्मवीर भारती ने शिमला और स्वीडन के सौंदर्य की तुलना की है। सही कथन बताना है, पहली चीज तो ये ध्यान दो। तो शिमला का इसमें तुलना नहीं किया है, शिमला उमला का, तो ये वाला गलत है। और इसमें शुक्ल जी ने, शुक्ल की रचना है, ये नहीं है। इसमें बम्बई के बहाने दार्जिलिंग का सौंदर्य, गलत है। और इसमें धर्मवीर भारती ने की रचना है, तो धर्मवीर भारती ही करेंगे। कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन है, विकल्प डी सही है भाई साहब। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाकर आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे। इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुण की संख्या 10 मानी है? काव्य गुण की संख्या 10 किसने मानी है? तो आचार्य भरत मुनि जो हैं, भरत मुनि जानते हैं आप, भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या जो है वो कितनी मानी है? 10 मानी है। ठीक है। आचार्य वामन ने काव्य गुणों की संख्या 20 मानी है। ठीक है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वह गुण क्या कहलाता है? दूसरी बार इसलिए पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको आंसर देने के लिए समय मिल जाए, आप वो एमआर में अपने गोलियाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या है? ओज गुण है। क्या है? जो चित्त में तेज और स्फूर्ति ला दे, और क्या है? ओज गुण है। और इसमें ओज गुण में पहचान क्या है? देखो, ट, ठ, ड, प, फ, ये इन वर्णों का प्रयोग, कठोर वर्णों का प्रयोग बार बार आएगा इसमें। चलिए, वक्रोक्ति काव्य जीवतम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन है? कुंतक हैं। ठीक है, एक सेकंड के अंदर। वक्रोक्ति को काव्य जीवितम किसका है? कुंतक का है। विकल्प सी सही है। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाल जी करने लगे छठे क्षमा से दान। यह उपर्युक्त दोहे में कौन सा रस है? कौन सा रस है, इसकी बात है यहाँ पे। हास्य रस है। आधे पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। पढ़ने से हास्य लग रहा है तो हास्य कर दो। मन रे तन कागज का पुतला लागे, बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। में कौन सा रस है? मन रे तन कागज का पुतला शांत रस है। ठीक है, मन रे तन कागज का पुतला शांत रस है, जिसमें वैराग्य की भावना होती है। ठीक है, आत्मज्ञान के पश्चात वैराग्य की भावना हो, इस वैराग्य को ही निर्वेद कहते हैं। और निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव भी है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब रजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस कविता में छंद है। इस कविता में कौन सा छंद है? इसमें द्रुत विलंबित छंद है। ठीक है, कौन सा छंद है? द्रुत विलंबित छंद है। आप किताब खोलो, वहां पर जाओ और देखो द्रुत विलंबित छंद का क्या उदाहरण होता है। थोड़ा मैं बता देता हूँ। इसके प्रत्येक चरण में 4 चरण होंगे, प्रत्येक चरण में 12 वर्ड होंगे, मात्रा नहीं, ध्यान देना, वर्ड होंगे। ठीक है, प्रत्येक चरण में कुल 48 वर्ड होंगे। ठीक है, द्रुत विलंबित छंद में। चलिए, कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लय मान होता है। उक्ति कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये है सुमित्रा नंदन पंथ का। कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है, पंथ की पंक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है? नहीं को मार्क करिए। एलिसा, लिया, जयमाला या फिर नीला। कौन नहीं है? तो जयमाला जो है वो चंद्रगुप्त नाटक की पात्र नहीं है, जबकि एलिसा, लीला और जयमाला ये तीनों चंद्रगुप्त नाटक की पात्र हैं। ये चंद्रगुप्त नाटक जो है 1931 में लिखा गया, और ये जयशंकर प्रसाद द्वारा। ठीक है, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। तो ये तीनों हैं, ये तीनों नहीं हैं, ये है। जयमाला नहीं है। ठीक है, जयमाला नहीं है, विकल्प सी सही है। उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, विगसे संत सरोज सब, हरसे लोचन भृंग। इन सब पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार की बात करें अगर हम लोग, एक बार और पढ़ते हैं।
उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है भाई? रूपक अलंकार है। विकल्प डी सही है यहाँ पे। बाल पतंग, उदयगिरि, मंच, गिरी जो है मंच बन गया है, ठीक है, बाल पतंग है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार था। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र जो है ये है मथुरा, ठीक है, मथुरा है। ब्रजभाषा सौसैनी अपभ्रंश से विकसित सबसे बड़ी बोली है, और इसका क्षेत्र और भी होता है, जैसे आगरा, ठीक है, मथुरा, अलीगढ़, ये सब क्षेत्र में बोली जाती है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे पहले शुरू किया था वेद नागरी आर्यों ने, वैदिक आर्यों ने किया था। जगत मोहन वर्मा एक है, जगत मोहन वर्मा, इन्होंने माना वैदिक चित्रलिपि से ब्राह्मी को उत्पत्ति माना है। किससे? वैदिक चित्रलिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति को माना है किसने? जगत मोहन वर्मा ने। क्लियर। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? राजभाषा आयोग का गठन, पहले तो ये जान लो, अनुच्छेद 344 एक में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए या उससे इसमें राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है। 1955 में बीजी, यहाँ पे है बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया, तो विकल्प ए यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में कंठ ध्वनि है, कंठ ध्वनि क ख ग घ अंगा, तो क क्या है? कंठ ध्वनि है, ठीक है। त थ द ध दंत ध्वनि हो गया, प फ ब भ ओष्ठ ध्वनि हो गया, छ छ ज झ च वाला हो गया तालव्य, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है? क कंठ ध्वनि है, सब जानते होंगे आप लोग। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा कौन सा है? अमीरी भाववाचक संज्ञा है, अमीर नहीं है, गरीब नहीं है, भिक्षुक नहीं है, अमीरी जो है ये भाववाचक संज्ञा है। अच्छा, अमीर, गरीब, भिक्षु, ये तीनों अगर बात करें हम लोग तो ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। करण कारक इसमें कहाँ है? तो यहाँ पे देखिए, अब वो बच्चों वाला बात है जो से के वजह से होता था, यहाँ पे इसे कहीं आप पाएंगे ही नहीं। करण जो साधन के रूप में प्रयोग होता है, लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी तो कह सकते हैं लड़का दर्द से छटपटा रहा है, तो दर्द जो है ये साधन हो गया, ठीक है, और दर्द दर्द जो है साधन है, इसी की वजह से वो छटपटा रहा है, ठीक है। तो पहला वाला सही है यहाँ पे, बाकी की हम बातें नहीं करेंगे। गठरी शब्द है, गठरी शब्द है जो ये कैसा है? तो ये स्त्रीलिंग का शब्द है, उसकी गठरी, ठीक है, और इसका ये स्त्रीलिंग है। अगर इसका पुल्लिंग हम लोग बनाएं तो क्या हो जाएगा? गट्ठर, ठीक है, गट्ठर हो जाएगा। और लड़के ने नरेश को मारा, इस वाक्य में लड़के हैं, इस वाक्य में लड़के ने नरेश को मारा, तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को, अच्छा लड़के ने, तो लड़के में क्या है? कौन सा वचन है? एक वचन है कि बहुवचन है, यही पूछ रहा है आपसे। तो लड़के, लड़कों रहता तब ना बहुवचन होता, तो लड़के है तो एक वचन हो गया, विकल्प ए यहाँ पर सही है। क्लियर। चलिए, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। संलग्न, तो संलग्न का क्या हो जाएगा? समधन लग्न होगा, विकल्प डी यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताइए। अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? रातों रात, रातों रात अव्ययी भाव समास है, विकल्प यही सही है। जिसके पूर्व पद में प्रधानता हो तथा समासिक पद या समास पद का अव्यय हो जाए, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। रातों रात, यथाशक्ति, ठीक है, रोज रोज, रात भर, ठीक है, बार बार, इन सब में क्या आएगा? अव्ययी भाव समास आएगा। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है को मार्क करिए पहले।
ठीक है। सीताराम में है, परशुराम में नहीं है, हानि लाभ भाई और बहन परशुराम में नहीं है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है। निर्विकार शब्द में उपसर्ग है, तो निर्विकार देखिए यहाँ पे निर्वी कोई उपसर्ग नहीं है, निर उपसर्ग नहीं है, यहाँ पे विकल्प डी सही होगा। नि क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे संधि की बात नहीं कर रहा है, ये ध्यान रहे, संधि की बात नहीं कर रहा है, तो विकल्प डी सही होगा। सनय सनय शब्द है, सनय सनय कैसा शब्द है? तो सनय सनय का मतलब होता है, पहले तो ये जान लो इसका अर्थ, धीरे धीरे। ठीक है, क्या होता है? धीरे धीरे होता है सनय सनय का अर्थ। यहाँ तक क्लियर। और ये शब्द है, कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। सनय सनय कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसको आप आसानी से देखकर भी पता लगा सकते हैं। आंसू शब्द है, आंसू वैसे तो बहुवचन है, ठीक है, आंसू बहुवचन में आएगा, लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है तो आंसू जो होगा वो तद्भव होगा, विकल्प भी सही है। आंसू का तत्सम हो जाएगा अश्रु। ठीक है, क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा तत्सम। निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म बताना है आपको। निसारह, निसारह क्या? रजाई। निसारह मतलब रजाई होता है। क्या निसारह मतलब रजाई होता है? बिल्कुल हाँ। निसारह का अर्थ क्या है? रजाई है। और उसके बाद यहाँ पे सीरस्कम, सीरस्कम पूछा है ना। सीरस्कम का अर्थ सीखा नहीं होता है, सीरस्कम का अर्थ होता है पगड़ी। ठीक है। और यहाँ पे उसड़ीसम का अर्थ भी पगड़ी होता है, और उत्तरीय का मतलब होता है चादर। तो विकल्प बी वाला यहाँ पर सही हो गया। ठीक है, चादर होता है, दुपट्टा भी होता है। ठीक है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द अम्बु का सही समानार्थी शब्द नहीं है? अम्बु, अम्बु किसका होता है? पानी का होता है। नीर तोय अम्बु, पानी, ये पानी का होता है। तो पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो बताइए। वारी किसका है? पानी का है, बिल्कुल है। सलील है, बिल्कुल है। क्षीर है, बिल्कुल है। फलक नहीं है, फलक किसका होता है? फलक होता है आकाश का। ठीक है, गगन का। ठीक है, नभ का, इन सबों का है फलक। तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो गया। क्लियर। इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है। सफल का असफल हो सकता है, विफल हो सकता है, कुफल नहीं होता है। कुफल मतलब ये तो सफल ही हो गया एक तरह से। लेकिन अच्छा, जैसे एक लड़का है, मान लो 33 नंबर पासिंग मार्क है, वो 34 पाया है, तो वो कुफल है, मतलब अच्छा फल नहीं है। ठीक है, लेकिन फल तो है। इसलिए सफल का असफल होगा, विफल होगा, निष्फल होगा। विकल्प डी जो है, विकल्प सी सही है, यहाँ पर कुफल नहीं होगा। क्लियर। अनुपयुक्त, अनुपभुक्त का विलोम होगा। अनुपभुक्त का विलोम इनमें से क्या होगा? उन्मीलन नहीं होगा, उन्मीलन नहीं होगा। उप उप अनुपभुक्त, अनुपभुक्त का उपभुक्त होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही है। ठीक है। एक की वर्तनी शुद्ध है, इनमें से बताना है कौन सा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है। अनन्नास, ये तो अनन्नास सही है। अछोहड़ी सही नहीं लिखा है, ये इसका शुद्ध वर्तनी जो होगा अछोहिड़ी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ह पे मात्रा नहीं था इसलिए गलत था। आकस्मिक जो होता है, आकस्मिक की बात करें तो होता है आकस्मिक। ठीक है, वहाँ पे देखिए आकस्मिक लिखा है, मतलब गलत लिखा है। अकाल, अकाल नहीं होता है, अकाल होता है। ठीक है, तो विकल्प ए यहाँ पर सही था, बाकी गलत थे। सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला बताना है, तो सही वर्तनी वाला होगा सत सत नमन रीत्यानुसार संभावना। संभावना इसमें क्या है? सही है। ठीक है, सत सत नमन में जो यहाँ पर हलंत है वो हलंत नहीं होगा, तब जाकर ये सही होगा। इसका शुद्ध रूप अगर करना है सत्य सत्य नमन, तब जाकर ये सिद्ध सही होगा। रीत्यानुसार नहीं होता है, होता है रीत्य अनुसार। ठीक है, संभावना सही है। कीर्तिवान नहीं होता है, कीर्तिमान होता है। क्या होता है? कीर्तिमान होता है। ठीक है, तो विकल्प सी यहाँ पर सही हुआ।
इनमें से अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, कौन सा होगा। कल, कल, आज और कल अवकाश रहेगा। आज का मौसम अच्छा है, सही है। अब परीक्षा होने वाली, सही है। मैंने पत्र भेजा, ये भी सही है। कल, आज और कल अवकाश नहीं रहेगा। यहाँ पे है कल, आज, कल और परसों अवकाश रहेगा। ठीक है, आज, कल और परसों, इस तरह से। जहाँ तक सध सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जहाँ तक सध सके, यथासाध्य होगा। पहला ही विकल्प सही हो गया, यथासाध्य। जिसकी कल्पना न की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही है, अकल्पनीय। जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसको मृत्युंजय कहते हैं। मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय कहते हैं। ये आसान प्रश्न है, इसमें समय नहीं हम लोग ज़्यादा गंवाएंगे। निम्नलिखित में से मुहावरा है, मुहावरा और लोकोक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा इसमें मुहावरा है। देखो जिसमें ना आता है ना, मैक्सिमम वो मुहावरा है, मैक्सिमम चांस है। सावन हरे न भादो सूखे, सावन हरे न भादो सूखे मुहावरा है, नहीं लोकोक्ति है। भाड़े का टट्टू, ये मुहावरा है। भाड़े का टट्टू ना नहीं है, लेकिन इसको बना सकते हो ना, भाड़े का टट्टू होना। ठीक है, बना सकते हो ना आ जाएगा। तो विकल्प बी जो है ये मुहावरा है। एक पंथ दो काज, चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति है। आधा आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ है। आधा तीतर आधा बटेर जो है, इसका भावार्थ क्या है, दो कार्यों में एक से अधिक वस्तुओं का संयोग। आधा तीतर आधा बटेर, नहीं यार, हमको गलत लग रहा है। आधा तीतर आधा बटेर, अनमेल वस्तुओं का संयोग, विकल्प बी सही है। ठीक है, बिना पढ़े मारेंगे तो ऐसे ही गलती होगा। आप लोग ऐसा मत करिएगा एग्जाम में, हमको मैक्सिमम प्रश्न वैसे ही याद है। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य बताइए। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी याद है, आप सभी पढ़े हुए हैं, एक ही सहारा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, सभी ऑप्शन को पढ़ के ही करिएगा। क्यों, क्योंकि कभी कभी एक ही सहारा, एक वो सहारा, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सहारी कर देगा इसमें। ठीक है, दो ही सहारा ऐसे करके चेंज करके दे देगा, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है, वो भवभूति किए हैं। पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग भवभूति अपने लिए किए हैं। सुख दुखात्मक को रसः किसकी उक्ति है। सुख दुखात्मक को रसः जो है, ये रामचंद्र गुड़चंद की युक्ति है। अब ये रामचंद्र गुड़चंद जो है ये एक नहीं है। ठीक है, ये दोनों शिष्य थे, नहीं दो नहीं, रामचंद्र गुड़चंद, सॉरी, हेमचंद के शिष्य थे ये, हेमचंद के शिष्य थे, रामचंद और गुड़चंद। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। मालविकाग्निमित्रम जो है ये कालिदास का नाटक है। ठीक है, आप सभी जानते हैं, इसमें कालिदास का ये नाटक है मालविकाग्निमित्रम। अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीयम इनके और नाटक हैं। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, सज्जन का संधि सतधन जन होगा, विकल्प बी सही है, सतधन जन। और तेजोमय का संधि विच्छेद बताइए। तेजोमय का संधि विच्छेद बताइए। तेजह धनमय होगा, तेजह धनमय होगा। जहाँ पर अ के बाद अ अथवा सघोष व्यंजन हो, अह का ओ हो जाता है। ये विषय संधि में आप पढ़ेंगे नियम। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुव्रीहि समास का विकल्प है। लंबोदर, लंबोदर क्या है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। कौन नहीं जानता इसको। जगत शब्द का कौन सा रूप तीन विभक्तियों में एक सा होगा। तीन विभक्तियों में कौन रूप एक सा होता है, कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर होता है। ठीक है, जगतभ्याम वाला जो है, विकल्प बी हो जाएगा। अदस वह शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा। असद का शब्द का स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा, अमुभ्य बनेगा, विकल्प ए सही है। संस्कृत जाकर वहाँ पर देखिए, ठीक है, विस्तृत जानकारी लेना है तो। असद शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा, अमुभ्य होगा। हाँ, एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, ये स्त्रीलिंग में पूछा है, पंचमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, भय होगा।
अब देखिए ये आपको कहाँ मिलता है, 1 2 3, कॉमन सेंस लगाकर आप जान सकते हैं इसको। ये भय वाला चीज कहाँ मिलेगा आपको, पंचमी विभक्ति बहुवचन 3, और यहाँ पे मिल नहीं, यहाँ पे भी हो जाएगा, और एक चीज 2 छोड़िए 3 छोड़िए, यहाँ पे मिलेगा आपको भय। ठीक है, इन दोनों में मिलता है, यही समान रूप बनता है। ठीक है, तो विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। तिष्ठत धातु के रूप में कौन सा लकार है, लट लकार है। तिष्ठत धातु के रूप में कौन सा, तीसीमी, तीसीमी फार्मूला याद होगा, आप जानते होंगे तीसीमी वाला। तो तिष्ठति धातु में कौन सा लट लकार होगा, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ती सी मी वाले फार्मूले से यहाँ पे ती आया है, तो हो जाएगा आपका प्रथम पुरुष एक वचन। इसका मूल धातु तिष्ठति का जो है ये अस्था है, और जिसका ये जो तिष्ठति बना है ये परस्मय पद के द्वारा बना है। देव दत्ताय रोचते मोदकः स्वद ते अपूपः उपर्युक्त वाक्य प्रियमाणः कः वर्तते। ये देवदत्त का कथन है। इस वाक्य में प्रियमाण जो है प्रसन्न होने वाला देवदत्त, ठीक है, प्रसन्न होने वाला देवदत्त है। रुचार्थानाम प्रियमाण सूत्र के आधार पर इसमें होगा। ठीक है, देवदत्त होगा। अतः जो है प्रियमाण देवदत्त की संप्रदान संज्ञा तथा संप्रदान चतुर्थी सूत्र से विभक्ति होकर देवदत्ताय बन जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प बी वाला होगा। परिश्रम के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद होगा। परिश्रम के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसका बन जाएगा आपको परिश्रम के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, परिश्रमेण बिना ज्ञानम न प्राप्यते। विकल्प बी वाला सही होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अमीर खुसर, सूची 1 सूची 2 दिया है, अमीर खुसरों की पहेलियाँ हैं और इधर पहेली का उत्तर है। तो आना, देखिए यहाँ पर जो लिखा है ये वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें ये आगे होनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आया है। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं। आना जाना उसका भाई, जिस घर जाए लकड़ी खाए। ये क्या होगा, दर्पण, चना, दिए का बत्ती, आरी। आरी होगा, सब जानते हैं, नॉर्मल सी बात है। अर्थ तो सूझेगा, अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। ये किसका है, दर्पण। एक राजा की अनोखी रानी, नीचे से वह पिए वे पानी, दिए की बत्ती, दिए की बत्ती। और मिला रहे तो नर रहे, मिला रहे तो नर रहे, अलग होए तो नार, अलग होए तो नार। ये इसका हो जाएगा आपको चना। ठीक है, ये पहेलियाँ थी, तो यहाँ पे बताना है कौन किसका होगा। आप यहाँ पे देख लिए, जान गए हैं, मिलान कर लीजिए। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल। इस वाक्य में सिलहली, सिलहली का मतलब क्या होगा, तो फिसलने लायक। सिलहली का मतलब फिसलने लायक है। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल। इस वाक्य में सिलहली जो है ये फिसलने लायक इसका मतलब होगा। एक रूप हिंदू तरुक, एक रूप हिंदू तुरुक, दूजी दशा न कोय, मन की द्विधा मानकर, भय 102। भय 102। यह कविता किस कवि की है, यह कविता जो है यह बनारसी दास की है। किसकी है, बनारसी दास की है। विकल्प डी सही है। नैन चुअही जस महवर नीरू, नागमति वियोत खंड की। इस पंक्ति में महावत का सटीक अर्थ बताइए। महावत का सटीक अर्थ, महावत जो होता है जो हाथी को पालता है, घुमाता है, ले जाता है, लाता है, उसको महावत बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है, महावत है। तो महावत का अर्थ होता है माघ की
झड़ी। महावत का मतलब क्या होता है? माघ की झड़ी। विकल्प सी वाला यहाँ पे सही है। नैन चुअही जस महवट नीरू, नागमती के वियोग खंड से लिया गया है। वियोग खंड दिया भी गया है यहाँ पर, ठीक है। और नागमती का वियोग खंड कहाँ पे है? पद्मावत में। और पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की। और जायसी कब रचा गया? 1540 में। सूफी परंपरा की प्रौढ़तम कृति है जायसी। अवधि भाषा में रचित है। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? ये खाली कबारी में मिलता है। अवधि भाषा के रूप में अवधि खाली कबारी में मिलता है, ठीक है। अच्छा, खाली कबारी किसकी रचना है? ये अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो की रचना है खाली कबारी। खाली कबारी। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा, चंदायन मृगावती, चंदायन मुल्ला दाऊद की है। चंदायन यहाँ पे हो गया। मृगावती जो है ये कुतुबन का है। और चंदायन मुल्ला दाऊद की, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे। अब लौ नसानी अब न नसय हो, तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्गृत है? अब लौ नसानी अब न नसय हो, ये है विनय पत्रिका से। विनय पत्रिका से है, इस चीज को याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तुलसीदास की भक्ति जो है ये कैसे? दास्य भाव की है। विकल्प ए सही है, दास्य भाव की। माधुर्य भाव की अगर हम लोग बात करें तो ये मीरा की भक्ति है। और सख्य भाव की बात करें तो सूरदास की, ठीक है। सूची 1 का 2 के साथ मिलान करना है। यहाँ पे पंक्ति दिया हुआ है, फिर वही बात हो गई यहाँ पे। पंग बंध घुंघरिया नाची रे, कौन नाच रहा था? मीरा, ठीक है। पग बांध घुंघरिया नाची रे, मीरा की पंक्ति है। बहुविध बहुविध चित्र बड़ाई कै हरि रच्यो क्रीड़ा रास, ये कबीर की पंक्ति है। और तो ही दुख भय परास निपाते, लोह बूढ़ी उठे हुई राते, ये किसकी पंक्ति है? ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। मलिक मोहम्मद जायसी। काहे को गोपीनाथ कहावत, सूरदास की पंक्ति है, ठीक है। अब मिला लीजिए, बस जान गए आप। पग बांध घुंघरिया नाची रे, मीरा का है। बहुवित चित्र बड़ाए के हरि रच्यो क्रीड़ा रास, कबीर का है। तो ही दुख भयो परास निपाते, लोह बूढ़ी उठे हुई रास, मलिक मोहम्मद जायसी। काहे को गोपीनाथ कहावत, और ये है सूरदास का। आए जोग सिखावन पाणे, पद से संबंधित सही तथ्य क्या है? आए जोग सिखावत पाणे पद जो है, गोपियाँ उद्धव को तंज कसते हुए कहती हैं, हे उद्धव, हमें निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा मत दो, हमारे परम धाम कृष्ण हैं और हम उन्हीं से प्रेम करते हैं। हे उद्धव, दूध घी भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। व्यंग करती हैं उन पे सब। और उक्त जो पद है ये भ्रमण गीत से लिया गया है, ठीक है। आए जोग सिखावन पाड़े, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? गोपियाँ खुश होकर कहती हैं, सही पूछा है ना, सही। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी हमारे गांव में चोर पकड़ने आए हैं दूध घी भात खाने से भूख मिटती, हवा खाने से नहीं। क्या ये सही है? क्या ये सही है? हमारे परम धाम कृष्ण हैं और हम उन्हीं से प्रेम करती हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूध घी भात खाने से भूख मिटती, हवा खाने से नहीं, ये कहती हैं। ये दोनों पंक्तियां जो हैं बी और सी सही है, यानी कि विकल्प बी वाला सही होगा, ठीक है। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है बिहारी के संबंध में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है?
देव की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? देव की बहुत सी रचनाएं हैं। भवानी विलास है, काव्य रसायन, जाति विलास, प्रेम माया, रस विलास, राग रत्नाकर, ये सब रचनाएं हैं। और भाव विलास तो है, अष्टयाम भी है। अलंकार गंगा जो है ना, ये श्रीपति की रचना है। ठीक है, सुजान विनोद भी है, तो विकल्प सी सही हुआ। मैथिली सरल गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित मौलिक नहीं है? मैथिली सरल गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित मौलिक नहीं है? मौलिक कौन सी नहीं है? पंचवटी, जय भारत, मेघनाथ वध, नहुस। मेघनाथ वध जो है ये मौलिक नहीं है, ठीक है, ये अनुदित है। ठीक है, अनुदित रचना है। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। ये पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित हैं? ये पंक्तियां जो हैं मैथिली सरल गुप्त के द्वारा रचित हैं। केवल अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। मैथिली सरल गुप्त की पंक्ति है। राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने क्या किया? संस्कृत की सरल पद मैत्री का प्रयोग किया, या फिर अधिकतर द्वित वर्षों का प्रयोग किया, द्वित वर्षों का। संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और उन रास विधान पर विशेष बल दिया। विकल्प सी सही है यहाँ पर। ठीक है, विकल्प सी सही है। कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम बताइए। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है, जानते हैं। 15 सर्ग है, लगभग ये भी जानते होंगे। सर्गों का नाम चिंता, आशा, श्रद्धा, काम वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो सही अनुक्रम बताना है। सही अनुक्रम बताइए क्या होगा इनमें से? तो होगा स्वप्न। अगर मैं पूरा लिखूं तो बताओ, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम वासना, लज्जा। ठीक है, कोई आया? नहीं आया। ठीक है, और उसके बाद कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न। स्वप्न 10वें नंबर पे है। ठीक है, 10वां सर्ग है। और संघर्ष 11वां है, निर्वेद 12वां है, दर्शन 13वां है। तो ये सही अनुक्रम लगा है। विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? रहस्य के बाद अभी देखिए आगे आनंद आता है। रहस्य के बाद आनंद आएगा। विकल्प सी सही है। एक बार मैं लिखता हूं यहाँ पे, चिंता, आशा, श्रद्धा, 2 प्रश्न आ गया इसलिए लिख रहा हूं। श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ठीक है, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, ठीक है, दर्शन, रहस्य, आनंद। और यही चीज पूछा है, रहस्य के बाद कौन आएगा? तो आनंद आएगा। ठीक है। किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है? मधुचर्या का कवि कहा है जयशंकर प्रसाद। किस छायावादी कवि की विशेषता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए शुक्ल ने मधुचर्या का कवि कहा है? तो जयशंकर प्रसाद को मधुचर्या का कवि कहा है। ध्वनि कविता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। विकल्प ए सही है। ध्वनि कविता के रचनाकार पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पुष्प के तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत संघर्ष सींच दूंगा मैं। ये ध्वनि कविता से लिया गया, जो ऊपर आया है ध्वनि कविता से लिया गया है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं ही उसके।
काव्य का दोष के साथ मिलान करना है यहाँ पर। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक। ठीक है, ये पंक्ति जो है शासन की बंदूक से है, शासन की बंदूक। या और किसकी है ये? नागार्जुन की है। ठीक है, नागार्जुन की है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांप। ठीक है, यह दीप अकेला, यह दीप अकेला, और ये है अज्ञे का, नीचे लिखा भी है, कहीं ना कहीं होगा। और धंसो इनसे डर नहीं, मौत का यह घर नहीं। धंसो इनसे डर नहीं, मौत का यह घर नहीं। सतपुड़ा का जंगल, जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, भूख कौन उपजाता है? अकाल दर्शन, कविता से है और धूमिल इसके रचनाकार हैं। क्लियर? धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है? अकाल दर्शन में धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की दया और अकाल की पूंजी बताई गई है? अकाल दर्शन में। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में सत्य कथन की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा है? उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी तथ्यों को प्रतिष्ठित किया। बिल्कुल सही है, उन्होंने राष्ट्रीय एवं जनवादी तथ्यों को प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन आरंभ करवाया। क्या कहानी का आरंभ उन्होंने करवाया था? नहीं। भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया, ये सही है, सी वाला। भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित किया, ये भी सही है। ए, सी और डी सही है। ठीक है, ए, सी और डी, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। उन्होंने खड़ी बोली में काव्य का लेखन किया। खड़ी बोली में उन्होंने काव्य का नहीं, किसका? गद्य का लेखन किया था। किसका लेखन? गद्य का लेखन किया था। और उन्होंने यहाँ पे जो उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन आरंभ करवाया है, उन्होंने खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया था। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पर सी वाला सही होगा दोस्त। थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली? थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में मद्रास में खुली थी। ठीक है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो स्थापना है ये कब हुआ? 1875 में। और इसके संस्थापक थे ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट। ठीक है, त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सातित्व के सम्मान के लिए, देवता, ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद का है। यह संवाद किसके द्वारा उन्होंने कहलवाया है? ये कहलवाया पर्णदत्त के द्वारा। ठीक है, पर्णदत्त द्वारा कहलवाया गया है। ये वाक्य वाद है, वाक्य नहीं है। स्कंदगुप्त जो है ये 1928 में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक है। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हैं। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद जो है यह किसका है? मानस का हंस, पहले तो जान लो मानस का हंस किसका है? अमृतलाल नागर। ठीक है, और इसकी रचना कब हुई? 1972 में। ठीक है, यह क्या है? उपन्यास है, और कहलवाया है मोहिनी से। ठीक है, मोहिनी से कहलवाया है। और देखो मानस का हंस जो है ये तुलसी दास की जीवनी परक रचना है। उपन्यास तो ही है, अब जानते हैं। तो देखिए इतना गजब का क्वेश्चन का संकलन है और मैं करवा रहा हूँ। आप बताइए, यूट्यूब पे ऐसे दे देना और वहाँ पे हमको दिक्कत होती है। जानते हैं पढ़ाने
में जितना हमको मेहनत करना चाहिए वो उसके सेटिंग्स में तमाम चीज़ें करने में लगाना पड़ता है। ठीक है, अब ऐसे ऐप पे क्या है, सीधे हम वहाँ पे टाइटल डालेंगे, उसका क्लास का नाम डालेंगे, बस सिंगल क्लिक करेंगे, हमारा चालू हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप उसको पूरा देख पाएंगे। ये सब झामताम नहीं होता, इसमें बहुत झामताम है यूट्यूब में। ठीक है, इसीलिए आपको मैं कंटिन्यूटी इधर नहीं दे पाया, काफ़ी दिनों हो गया, लेकिन मैं जब करा रहा था 2022 में, जब इसका फॉर्म फिलअप हुआ था उसके कुछ बाद, तो मैं देखिएगा वहाँ पे बहुत सारा क्लास मैंने लिया है इस तरह का। और इस तरह का क्लास इतना डेडिकेटेड मैं जब पढ़ने की कोशिश करता था इसको तो नहीं मिला। अभी शायद यूट्यूब पे नहीं है, मैं देखा कई कई बार नहीं है। बहुत लोग हैं भी तो वो प्रैक्टिस सेट उठाएंगे, उसका पीडीएफ बनाएंगे, टिक मारते हुए चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें जो क्यूरी उत्पन्न होती है, जो प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होता है, उसको खोजेंगे कैसे? गूगल पे जाएंगे, गूगल आपको डिस्टर्ब कर देगा, सही नहीं बताएगा। कई बार हम भी परेशान हो चुके हैं। तो ये चीज़ पाने के लिए आप देखिए, एक वीडियो आप 1 घंटे का देखेंगे ना, 60 मिनट का, उसमें 5-6 बार ऐड आ जाएगा, 5 बार ऐड आ जाएगा। अब 5 बार ऐड आ जाएगा तो आप देखेंगे, दिमाग उसको देखेंगे, दिमाग डिस्टर्ब होगा, बार बार पढ़ने का मन नहीं करेगा, पढ़ना छोड़ देंगे। ऐप पे क्या है, एक बार शुरू किए तो आप फिक्स है आपका कि 1 घंटे में आप क्लास कंप्लीट कर लेंगे, और वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं। डाउनलोड करिए, और डाउनलोड ऑफलाइन में जाकर मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, ऑफलाइन आराम से देखिए। ठीक है, तो वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ वहाँ से डिस्टर्बेंस होता है, और मैं जब खुद पढ़ने की कोशिश करता था ऐसा कंटेंट नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलता है, अभी भी देखने पे नहीं मिलता है। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का कर लीजिए, जीआईसी का ही कर लिए, किसी भी एग्ज़ाम का ऐसा प्रॉपर आपका ये 10-20 क्लास 50 क्लास मिल जाए इकट्ठा नहीं मिलेगा। कई टीचर हैं बढ़िया बढ़िया, महीने में 15 दिन में एक बार आएंगे और चले जाएंगे। अगर आप रोज़ चाहते हैं तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप कभी कभी चाहते हैं तो मैं खुद देता रहूँगा ऐसे। परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के जो शीर्षक हैं वो क्या है, देखिए पहले तो जान लो। परीक्षा गुरु है जो ना, ये विद्या श्रीनिवास लाला, विद्या नहीं, श्रीनिवास दास द्वारा रचित है, और इसकी रचना 1882 में हुई थी। ठीक है, इसमें कुल 41 प्रकरण है। अब 41 प्रकरण में तो बताओ इसमें से कैसे पता करोगे, बताओ भाई। इसके लिए आपको 41 प्रकरण को एक बार कहीं देखना पड़ेगा, या तो एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में भी देना है। तो सौदागर की दुकान मैं एक बार सबको बोल दूंगा जितना है 41। देखो, सौदागर की दुकान पहला है, अकाल में अधिमास, संगति का फल, मित्र मिलाप, और विषय या सख्त, भले बुरे की पहचान, ऐसे करके 41 है। आप ज़्यादा ज़रूरत होगा तो गूगल पे ट्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे शीर्षक प्रकरण के शीर्षक हैं और कौन नहीं है, तो देख लो भाई। इसमें है आपका प्रामाणिकता है, अदालत है, और एक प्रेत भय है। प्रामाणिकता, अदालत और प्रेत भय है। अब प्रामाणिकता 23 नंबर का है प्रकरण, 23वां प्रकरण है। अदालत की बात करें, अदालत 32वां प्रकरण है, और प्रेत जो भय है 39वां प्रकरण है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? देवनागरी लिपि का विकास क्रम की अगर हम लोग बात करें तो पहले कहाँ से चालू होगा देवनागरी लिपि? ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, तो ये दोनों तो खत्म हो गए। ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि आएगा, तो कुटिल लिपि वाला गलत हो गया, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद कुटिल लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। मान लो देवनागरी लिपि के मानकीकरण में जो सर्वप्रथम प्रयास किया गया, महादेव गोविंद राणा डे के सुझाव से किया गया, और महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा लिपि सुधार समिति 1906 में स्थापित की गई। इसमें दिया भी है क्या, सबसे पहले किया गया? तो देखते हैं, डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में गठित परिषद और ये मैं देखता हूँ, काका कालेकर की अध्यक्षता में जो गठित सुधार समिति थी वो थी 1935। ऐसे कर लेते हैं हम लोग।
और नरेंद्र देव की अध्यक्षता में जो हुई थी, ये तो एलटी ग्रेड में आया था 1947 में। ठीक है, आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये काम करेगा, क्योंकि आप एक ही एग्जाम नहीं कई एग्जाम होगा आपके सामने। नरेंद्र देव की अध्यक्षता में जो गठित हुआ था 1947, और बच्चा पुणे द्वारा जो हुआ था, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे के द्वारा ये हुआ था। ये हुआ था 1906 में, मैंने पहले भी बताया इसके बारे में। और महादेव गोविंद रानाडे, एक बच्चा ये, और सुझाव दिया था किसने, गोविंद रानाडे ने। राधा कृष्ण की अध्यक्षता में ये हुआ था 1953 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, छोड़िएगा मत। ठीक है, तो पहले आ जाएगा बी वाला, और बी वाला, डी वाला ख़त्म हो गया, और उसके बाद आ जाएगा 1906, यानी कि विकल्प जो सही होगा विकल्प बी वाला। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से असंगत युग्म बताइए। क वाला कंठ का है, क ख ग घ सही है, तालव्य च छ ज झ सही है, मूर्धन्य र है सही है, और दंत दंत त थ द ध एक सेकेंड, त थ द ध न, ये भी सही है। अच्छा एक सेकेंड दोस्त, हो जाता है कभी। र जो है मूर्धन्य नहीं है, य र ल व, ये तो अंतस्थ में आएगा ना दोस्त, अंतस्थ। ठीक है, तो अंतस्थ है, मूर्धन्य नहीं है, विकल्प सी यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। नदी जातिवाचक, ठीक है, गंगा का नाम लेगा तो व्यक्तिवाचक होगा, नदी मतलब बहुत सारी नदी आती हैं। सभा, सभा जो है ये जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है, ये पूछा है ना 18 में। तो सभा जातिवाचक संज्ञा है, कौन सी सभा की बात कर रहा है ये नहीं क्लियर किया। पहाड़ भी, कौन से पहाड़ की बात कर रहा है ये भी नहीं क्लियर कर रहा है। तो ठीक है, ये सब जातिवाचक, और गंगा जो है ये व्यक्तिवाचक है। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि नियमों की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। संधि नियमों की दृष्टि से कौन सा शुद्ध नहीं है। जगत गुरु, जगत गुरु नहीं होता, पहले मिल गया, जगद गुरु होता है। ठीक है, और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा जगत प्लस गुरु। ठीक है, इस तरह से होगा विकल्प ए वाला। महाराजा शब्द का उदाहरण है। महाराजा शब्द का उदाहरण क्या होगा। महान है जो राजा, कर्मधारय होगा। ठीक है, बिना सोचे इसको लगाओ, आगे बढ़ जाओ। हाँ, कर्मधारय जो होता है इसका परिभाषा क्या है, जिसका एक पद उपमेय या विशेषण होता है, एक पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष से होता है, उसे कर्मधारय कहते हैं। निम्नलिखित में मूल शब्द और उपसर्ग की दृष्टि से कौन सा असंगत है। कौन सा असंगत है। मूल शब्द और उपसर्ग की दृष्टि से अनुचर सही है, अनुरूप सही है, अनुउचित, इसमें 2 बार उ आ गया है, अनुचित का हो जाएगा अन धन उचित होना चाहिए। ठीक है, इसलिए अनुचित होता, अनुशासन सही है, तो विकल्प सी वाला सही नहीं था यहाँ पर। लाश किस भाषा का शब्द है। लाश जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है, कैंची है। कालीन, चेचक, ठीक है, तलाश, बेगम, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है। अक्ल का दुश्मन जो है मूर्ख व्यक्ति होगा। और ये मत जानिए इसमें आसान क्वेश्चन है तो हमेशा आसान क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, पहले जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, कितने कठिन कठिन क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखिए 125 प्रश्न है तो कम से कम 50 60 70 प्रश्न ऐसे आएंगे जो आसान होंगे, 30 40 प्रश्न ऐसे आएंगे जो बिल्कुल आसान होंगे, लेकिन लास्ट के 30 40 प्रश्न ऐसे होंगे ना जो आपके दिमाग को हिला देने वाले हैं। तो यहाँ पे कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ क्या है। कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति है जो कष्ट पर कष्ट आना, कष्ट पर कष्ट आना, कंगाली में आटा गीला होना, पहला ही है, इसलिए यहीं पे सही हो गया। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सही सटीक शब्द का चयन करिए। दूसरों का उपकार करने वाला, परोपकारी होगा, परोपकारी।
परोपकारी होगा, दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही है। विधर्मी मतलब जिसका धर्म नाश हो चुका है। दुभाषीय वो होता है अनुवादक जो दो भाषाओं के बारे में परिपक्व होता है, जानता है और अनुवादक का कार्य करता है। परदेशी आप जानते हैं जो दूसरे देश का है। तो ये हो गए आपके लिए कुल 125 प्रश्न। और इसी तरह का आप रोज चाहते हैं तो आप जाइए नाथ स्टडी के एप्लीकेशन पर, वहाँ पे आपको रोज का रोज मिलेगा इसी तरह का। इससे भी बेहतर मिलेगा। वहाँ पे आप अपनी क्यूरी भी डाल सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस स्लो चलें, स्लो भी तेज़ भी चलेंगे। और इसके अलावा भी वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही मिलेंगी वो सारी चीज़ें भी आपको। तो वहाँ पर जाइए और आप रोज़ के रोज़ ऐसे प्रश्न को पाइए, अपने एग्ज़ाम को और आसान बनाइए। अब मान लीजिए आपके पास OMR है, आप रोज़ OMR को ऐसे ऐसे गोला करते हैं मेरे साथ गोला करते हैं तो डर, भय और वो जो गोला करने में जो गलतियां होती हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप इन चीज़ों से निर्भीक हो जाएंगे और प्रश्न जो तैयार होगा तैयारी होगा। 125 प्रश्न कहने के लिए हैं, आपको कम से कम 500 प्रश्न तो तैयार होंगे 1 घंटे में। ठीक है, इससे अच्छा क्या है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। और यूट्यूब पे मैं लेकर आऊँगा, जब जब समय मिलेगा थोड़ा फ्री हो जाऊँगा, यूट्यूब के लिए मैं काम कर पाऊँगा ऐसा तो लेकर आऊँगा, नहीं तो आपको मिलते हैं वहीं पे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।